नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने विश्व भूगोल की एक सीरीज़ में विश्व भूगोल के अंतर्गत जितने भी महाद्वीप है उन महाद्वीपों के राजनीतिक मानचित्र के अलावा उनके अंतर्गत हम लोगों ने और भी कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के अंतर्गत गोदावरी नदी तंत्र को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से पढ़ा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों ने जब विश्व देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले भारत के भूगोल पर। ठीक है, विश्व जियोग्राफी और मध्य प्रदेश जियोग्राफी को पढ़ने के बाद आपको इतना रियलाइज़ हो गया होगा कि आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है या आगे जो भी एग्ज़ाम्स आएगी उन सभी के लिए विश्व का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, इनका क्या प्रावधान होता है, ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं उन एग्ज़ाम्स में, इनका स्कोर कितना होता है, ये आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से तो आपको डेफिनेटली पता होगा। और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए लेक्चर्स देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो चुका होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना डीपली आपको कंसेप्शनल ज्ञान होगा आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जिस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत की स्थलाकृति। क्या देखेंगे? भारत की स्थलाकृति। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये स्थलाकृति होती क्या है। मैं यहाँ पे लिख दूं, स्थलाकृति होती क्या है। स्थलाकृति, तो आप लोग बोलोगे कि सर स्थलाकृति का मतलब होता है स्थल की आकृति। क्या होती है? स्थल की आकृति। बिल्कुल सही बात है। और स्थल की आकृति के ऊपर हमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो स्थल की आकृति के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो इसमें हमें दिखाई देते हैं पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, मैदान, द्वीप, मरुस्थल, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संरचनाएं हैं, मैं यहाँ पे आदि लिख देता हूँ। भाई जितनी भी प्राकृतिक संरचनाएं हैं वो सभी हमें स्थल के ऊपर नज़र आती हैं एक आकृति के रूप में। ठीक है ना। तो चलो एक बात हमें क्लियर होती है कि स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मेन बात दोस्तों ये आती है कि यदि भारत की स्थलाकृति या भौगोलिक विभाजन की हम लोग बात करें, क्या मैंने बोला? भारत की स्थलाकृति या भौगोलिक विभाजन के आधार पे लिखूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि भारत की स्थलाकृति या भौगोलिक विभाजन के आधार पर, भारत की स्थलाकृति या भौगोलिक विभाजन के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अब देखो 5 भाग अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो इससे बढ़िया होगा कि हम लोग किस में देखेंगे? डायग्राम में देखेंगे कि भाई किन 5 भागों में बांटा गया है। चलिए देखिएगा। तो ये मैप है दोस्तों इंडिया का।
ठीक है भाई, ये भारत का मानचित्र है हमारे पास में। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भारत का हमारे पास मानचित्र है, और अगर 5 भाग हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे तो देखिएगा आप लोग, यदि हम लोग उत्तर की बात करें, यहाँ पे उत्तर में तो इस प्रकार से हमें हिमालय की संरचना नजर आएगी। समझ रहे हो भाई, ये हिमालय वाला पार्ट है, और हिमालय की 3 श्रेणियां, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पे ये हिमालय की 3 संरचनाएं हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बृहद हिमालय, ऊपर वाला बृहद हिमालय, और बीच वाला लघु या मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण में कौन है, शिवालिक हिमालय। इसके भी ऊपर यदि हम लोग देखेंगे तो हमें ट्रांस हिमालय नजर आता है, और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, ये ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां। सबसे उत्तर में कौन है, काराकोरम, और उसके दक्षिण में लद्दाख, और उसके दक्षिण में जास्कर। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि यदि भारत के उत्तर में हम लोग देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, पर्वतीय क्षेत्र नजर आएगा, या पर्वतीय प्रदेश नजर आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं भाई, पर्वतीय प्रदेश नाम देंगे। इस पूरे भाग को हम लोग क्या नाम देंगे, पर्वतीय प्रदेश, या फिर मैं लिख सकता हूं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर में पर्वत है। ठीक है, जब यहां से हम लोग दोस्तों आगे आएंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में, तो यहां पे हमें मिलेगा इस साइड में जो रेड कलर वाला मैंने बना के रखा हुआ है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हम लोगों ने देख लिया, यहां पे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। और यदि यहां पे हम लोग देखें दोस्तों इस क्षेत्र को, यदि हम लोग देखें तो ये भाग क्या हो जाता है, मरुस्थल। ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, मरुस्थल। मरुस्थल। और इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे यहां पे, तो इन दोनों क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं तटीय मैदान। भाई तटीय मैदान क्यों कहते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। वो तटीय मैदानों का निर्माण कैसे होता है वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। हर एक संरचना को हम लोग काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं, और जिसमें से आज हम लोग एक संरचना को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम एक संरचना को पढ़ेंगे भी अभी। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या है, तटीय मैदान है। मैं लिख देता हूं, ये दोनों साइड क्या है, तटीय मैदान। तटीय मैदान। और तटीय मैदानों के निर्माण की यदि बात करेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार हैं। प्रायद्वीपीय पठार से भी
क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं, और नदियाँ दोनों साइड बहेगी। और नदियों का मुख्य कार्य होता है कि अपने प्रवाह मार्ग में आने वाली जो सतह है उसे काटना और मिट्टी को अवसादों के या कछारों के रूप में बहाकर लेके जाना और समुद्र के तट पे क्या करना? जमा करना। और जमा करने के परिणाम स्वरूप किनका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है। तो तटीय मैदान हमें दोनों साइड मिलेंगे। भाई क्यों दोनों साइड मिलेंगे? क्योंकि यदि इस साइड भी हम लोग देखेंगे तो जल राशि है, इस साइड क्या है दोस्तों? जल राशि है। और इस साइड भी यदि हम देखेंगे तो हमें जल राशि देखने को मिलती है। इस साइड भी हमें क्या देखने को मिलती है? जल राशि। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और इस साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अरब सागर। अरब सागर। और दक्षिण में यदि हम लोग बात करें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? हिंद महासागर। हालांकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये दोनों हिंद महासागर का ही हिस्सा हैं या पार्ट हैं। दोनों जल राशियाँ हिंद महासागर की हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। भाई हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है कि भारत की स्थलाकृति या भौगोलिक विभाजन के आधार पर, या भारत को स्थलाकृति या भौगोलिक विभाजन के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। और 5 भाग कौन कौन से हैं? तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। और ये बीच वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा? ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला ग्रीन कलर वाला क्षेत्र मैं बना रहा हूं, ठीक है? ये ग्रीन कलर वाला जितना भी क्षेत्र है, इस ग्रीन कलर वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विशाल मैदान। इसे क्या कहते हैं? विशाल मैदान, ठीक है? ये क्षेत्र कौन सा हो जाता है? विशाल मैदान। हालांकि मरुस्थल भी विशाल मैदान के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है विशाल मैदान हम लोग कहते हैं इसको। अगर विशाल मैदान के विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नदी है असम में, ब्रह्मपुत्र। असम तक ही हमें विशाल मैदान देखने को मिलेंगे, क्योंकि यदि अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जाओगे तो वो भी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैदानी क्षेत्र हमें असम में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना? तो संरचनाएं कितनी हमें नजर आ गई यहाँ पे देखें तो? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मरुस्थल 2, विशाल मैदान 3, प्रायद्वीपीय पठार 4 और तटीय मैदान 5। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देखेंगे दोस्तों तो हमें कुछ द्वीप नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? द्वीप नज़र आएंगे। कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इस साइड में यदि देखेंगे तो हमें नज़र आएगा लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप, और इसके नीचे मिनिकॉय। तो इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? द्वीप समूह। भाई ये क्या है? द्वीप समूह। और ये भी क्या है? द्वीप है। मैं इस नाम अभी यहां पर नहीं ले रहा हूं इनका। तो कहने का मतलब कि भारत की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत या भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती है। उत्तर में यदि नज़र मारेंगे तो हमें पर्वतीय प्रदेश नज़र आएगा। पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में आएंगे तो विशाल मैदान, और विशाल मैदान के दक्षिण में आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व में देखेंगे तो तटीय मैदान नज़र आएंगे। और तटीय मैदान के बाहर यदि हम लोग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखेंगे तो हमें द्वीप नज़र आएंगे। और राजस्थान वाले रीजन में अगर देखेंगे तो हमें विशाल मरुस्थल नज़र आएगा। समझ रहे हो?
अब मेन बात ये आती है कि आपने क्या लिखा है, आपने ये लिखा है कि भौगोलिक आधार पे भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग वहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई 5 भाग कौन से हैं। क्या बात करेंगे कि 5 भाग कौन से हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5 भाग। अब आप सोचोगे सर भाग तो हमें 6 दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल 6 हैं, लेकिन देखना आप लोग, सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो जो 5वां पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, तटीय मैदान में द्वीप समूह को भी सम्मिलित करके एक पॉइंट बनाया गया है। इस प्रकार से भौगोलिक विभाजन के आधार पर भारत में ये 5 भाग मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, कितने भाग आते हैं? 5 भाग। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि चलो 5 भाग आपको पता चल गए, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सर्वाधिक विस्तार पर अगर हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, विशाल मैदान दिखाई देगा या प्रायद्वीपीय पठार दिखाई देगा, तो इनका परसेंटेज क्या होगा भारत के कुल क्षेत्रफल के अनुसार? समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक हेडिंग में दोस्तों यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि संरचना के आधार पर, क्या लिखा मैंने, या संरचनाओं का या प्राकृतिक आकृतियों का, समझना इस चीज को, प्राकृतिक आकृतियों या संरचनाओं का भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब हमें दिखाई क्या क्या देगा, हमें वो पता होना ज़रूरी है। मैदान, पठार, पर्वत या पहाड़ियाँ पहले कर लो, पहाड़ियाँ, पर्वत। अब यही प्राकृतिक संरचनाएं आपको दिखाई देगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर दोस्तों आपसे वो पूछता है, क्या पूछता है कि जो मैदान है, ये मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत देखने को मिलेंगे। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मैदान 43% मिलेंगे, पठार 28%, पहाड़ियाँ 18.3% और पर्वत 10.7%। तो ये प्रतिशत कई बार आपसे पूछेगा, वो मिलान करने को भी दे देगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये हमारी बात किसके अकॉर्डिंग हुई है? सिर्फ भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में। और भौगोलिक आधार पे भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। हम लोगों ने इस मैप के माध्यम से उन 5 भागों को देख भी लिया है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग भारत के द्वीप। तो हेडिंग मैंने क्या लिखी दोस्तों? भारत के द्वीप। मैंने पहले ही कहा था हर एक संरचना को हमें पढ़ना है। तो पहली संरचना मैंने क्या लिखी? भारत के द्वीप। भारत के द्वीप, ठीक है। हम बनाते हैं यहां पर दोस्तों एक मैप। क्या बनाते हैं? एक मैप बनाते हैं।
तो ये बन गया एक मैप। मैप में हमें देखना है द्वीप। अब द्वीप कहाँ पे मिलेंगे? तो आप लोग बोलोगे सर समुद्र में मिलेंगे। बिल्कुल समुद्र में मिलेंगे, लेकिन मैं बना देता हूँ दोस्तों यहाँ पर कुछ राज्य, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। बस इतना ही काम है हमारा। तो ये बन गए कुछ राज्य। इन राज्यों के नाम आपको पता होना ज़रूरी है। और यदि इस साइड में हम लोग देखेंगे, अब द्वीप की बात होगी, किसकी बात होगी भाई? द्वीपों की बात होगी। तो द्वीप कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। तो ये बना दी मैंने जल राशि। ये दक्षिण में क्या मिलेगी हमें? जल राशि मिलेगी। यहाँ पर मैंने बांग्लादेश और म्यांमार नहीं बनाया है, तो आप समझना है ना कि बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है वहाँ पे। ओके, तो ये मैंने बना दी जल राशि। यहाँ पे कंडीशन समझने का प्रयास करना। सबसे पहले तो द्वीप की परिभाषा देख लो कि भाई द्वीप क्या होता है, द्वीप की डेफिनेशन क्या होती है। डायग्राम तो बन गया, भारत के द्वीप हमें पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द्वीप। द्वीप या आइलैंड किसे कहोगे? तो द्वीप की परिभाषा में दोस्तों आपको लिखना है भूखंड का वह भाग, भूखंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, जो चारों ओर जल से घिरा हो और जो किसी देश के अधिकार में आता हो, उसे द्वीप कहते हैं। क्या लिखा है कि भूखंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो और किसी देश के अधिकार में आता हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यदि ऐसे भूखंड जो चारों ओर जल से घिरे हो और जिस पर किसी देश का अधिकार ना हो, तो क्या उसे हम द्वीप नहीं कहेंगे? भाई बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल आइलैंड कहेंगे। लेकिन कंडीशन ये होती है कि द्वीप और महाद्वीप में यदि अंतर आपको देखना हो, तो महाद्वीप भी भूखंड का ही हिस्सा है। भाई महाद्वीप भी क्या है? भूखंड का ही हिस्सा है, लेकिन वो क्या है? विशाल है। और उस विशाल भूखंड के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं और उन देशों के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप आते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और द्वीप की बात होगी तो भूखंड का छोटा हिस्सा होता है और जो पर्टिकुलर किसी देश के अंतर्गत आता है। और महाद्वीप उस महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों क्लियरिफिकेशन होना ज़रूरी है, या ये चीज़ें आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये तो चलो बात होती है द्वीप की। अब आगे यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो जितने भी द्वीप मिलेंगे हमें भारत के अंदर तो मिलेंगे नहीं, समझ रहे हो? हाँ, वो एक अलग बात है कि नदियों का जल यदि चौड़ाई में अधिक हो गया तो हमें वहाँ पर डेफिनेटली नदी द्वीप मिलेंगे। जैसे कि असम में हम लोग देखने वाले हैं एक माजुली और एक उमानंद। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उमानंद विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में हम लोग देखेंगे जब ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उस द्वीप के बनने का एक्चुअल कारण क्या है, भाई क्यों बना इतना बड़ा द्वीप वहाँ पे, सब चीज़ें पढ़ने वाले। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों के पास में दो जल राशियाँ हैं। यदि मैं यहाँ की बात करूँ इस साइड की,
तो यहां पर है दोस्तों अरब सागर, यहां पर क्या है, अरब सागर। और इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इन्हीं में हमें द्वीप मिलेंगे। द्वीप की डेफिनेशन हमें पता हो गई, और जब आगे हम लोग देखेंगे तो हमें यह भी पता हो चुका है कि हमारे पास में यानी कि भारत के अधिकृत द्वीपों की संख्या बराबर 247 है। यानी कि भारत के पास में कुल कितने द्वीप है, 247 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में, अगर बंगाल की खाड़ी में बात करेंगे 204 द्वीप। अरब सागर में बात करेंगे दोस्तों, अरब सागर में 43 द्वीप। और यहीं पे मैं लिख देता हूं, लक्षद्वीप की बात यदि करेंगे तो चलो लक्षद्वीप तो उसी के अंतर्गत चला जाएगा अरब सागर में। तो ये स्थिति आपको पता होना जरूरी है। द्वीप की परिभाषा, भारत के पास में कुल कितने द्वीप है, 247 द्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में कितने, 204 द्वीप है। और अरब सागर में कितने हैं, 43 है। यानी कि 247 को दो भागों में डिवाइड कर दिया। भाई क्यों कर दिया, क्योंकि जल राशि हमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में घिरे हुए हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, इस साइड में 204 द्वीप हैं, और अरब सागर में कितने हैं, 43 द्वीप हैं, ठीक। तो परिभाषा हो गई है, द्वीपों की संख्या हमारे पास में आ गई है। अब हम एक बार द्वीपों को देख लेते हैं। तो मुख्य द्वीप हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, एक बार वो दोस्तों हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ये आपको याद रखना, बंगाल की खाड़ी है और इस साइड में क्या है, अरब सागर है। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ द्वीप बना रहा हूं, उनको आप समझने का प्रयास करना। बंगाल की खाड़ी में यहां पे कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो मैंने कुछ द्वीपों की एक श्रृंखला बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने द्वीप बनाए हैं, 7 द्वीप बनाए हैं। इन 7 द्वीपों को दोस्तों हम लोग कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यही कहते हैं इन्हें। अब इन अंडमान और निकोबार द्वीपों को हम लोग देख लेते हैं। पहले तो आपको स्थिति मालूम हो गई है कि ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। अब इनको हम लोग इस साइड में एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की श्रृंखला को किस प्रकार देखा है, कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से द्वीपों की श्रृंखला को हम लोगों ने देख लिया है। मैं यहां पर एक बार इनके नाम लिख देता हूं दोस्तों। इसे क्या नाम दिया, कोको द्वीप, कोको द्वीप। इसे नाम दिया हम लोगों ने उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान,
लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये हमारे पास में आ गए अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोको द्वीप से हमने स्टार्ट किया और ग्रेट निकोबार तक हम लोग पहुँच गए, लेकिन अब यहाँ पर समझना कि कोको द्वीप, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया म्यांमार। मतलब क्या समझे कि जो कोको द्वीप है उस पर अधिकार किसका है? म्यांमार का है। उत्तरी अंडमान की बात करेंगे तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल सबसे बड़ा द्वीप है और चोटी सैडल पीक, चोटी सैडल पीक 730 मीटर। तो उत्तरी अंडमान में आपको कितनी बात याद रखनी है कि भाई जो उत्तरी अंडमान है, यानी कि देखो अंडमान और निकोबार, यानी कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को मिला करके ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। समझ रहे हो? अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, इन दोनों को मिला करके, यानी कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन सभी को मिला करके ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है? तो उत्तरी अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। भाई कोको पर किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। कोको तो भारत में नहीं आता है। ठीक है ना? तो उत्तरी अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार का सबसे क्या है? उत्तरी द्वीप है। समझना, चीज़ को समझना एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर वो पूछे कि अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तरी अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार है, क्योंकि दोनों नाम बोला है, अंडमान भी बोला है और निकोबार भी बोला है। लेकिन अगर वो पूछे कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, क्या बोला? अंडमान द्वीप समूह, यहां पे उसने निकोबार का उपयोग नहीं किया है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान ही आएगा, लेकिन अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप, तो यहां पे क्या आएगा? लिटिल अंडमान आएगा। समझ रहे हो? क्या आएगा? लिटिल अंडमान आएगा। और इसी प्रकार से यदि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, तो कार निकोबार आएगा, और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप, तब क्या आएगा? ग्रेट निकोबार आएगा। तो इस प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिला करके ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। समझ रहे हो? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा? सिर्फ उत्तरी अंडमान। क्लियर यहाँ तक? मध्य अंडमान की दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो मध्य अंडमान में आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा द्वीप है ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। यानी कि इस श्रृंखला का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। दक्षिण अंडमान की बात करेंगे तो इसकी चोटी याद रखना पड़ेगी आपको, जिसे हम लोग कहते हैं माउंट हैरियट। चोटी माउंट हैरियट। इसके अलावा राजधानी कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर मिलेगी हमें? दक्षिण अंडमान पर मिलेगी। और लिटिल अंडमान नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप। और कार निकोबार की बात करेंगे तो निकोबार
समूह का उत्तरी द्वीप, निकोबार समूह का उत्तरी द्वीप। और ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो निकोबार समूह का दक्षिणी द्वीप, निकोबार समूह का दक्षिणी द्वीप। इसके अलावा चोटी माउंट थूलियट, इसकी चोटी कौन सी है? माउंट थूलियट है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, ये यहीं पर है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत 19 द्वीपों का समूह है, 19 द्वीपों का समूह है। किसके अंतर्गत? ग्रेट निकोबार के अंतर्गत, ठीक है। और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर मिलेगा? ये देख लो आप, यहाँ पे सबसे दक्षिण में यहाँ पे मिलेगा, जिसकी अक्षांश स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये होता है एक्चुअल में अंडमान और निकोबार का विवरण। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ लो किसकी बात हुई है? सिर्फ अंडमान और निकोबार की। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ अंडमान और निकोबार को फिलहाल डिस्क्राइब किया है। आगे और देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से, देखिएगा। यदि आगे हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें ये पता है कि अंडमान निकोबार में हम लोगों ने कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार देखा। भाई यही देखे हम लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा है। कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसका विवरण भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया और इसी को हम लोगों ने आगे और समझने का प्रयास किया, ठीक है। नाम तो हमें पता हो चुके हैं। अंडमान निकोबार के पूर्व में यदि हम लोग जाएंगे तो हमें 2 द्वीप और मिलेंगे, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कहाँ पे जाएंगे? पूर्व में। और पूर्व में जाएंगे तो 2 द्वीप हमें मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक द्वीप मिलेगा इस साइड में। जो ऊपर वाला द्वीप है इसे हम लोग कहते हैं बैरन द्वीप। इसे क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? बैरन द्वीप। और जो दक्षिण में है इसे हम लोग कहते हैं नारकोंदम द्वीप। क्या कहते हैं? नारकोंदम द्वीप, ठीक है। बैरन द्वीप की विशेषता आप लोगों को पता होना जरूरी है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। किसकी बात हो रही है? बैरन द्वीप की। भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किधर है? पूर्व में है। 2 आइलैंड आपको नजर आ रहे हैं। कितने आइलैंड नजर आ रहे हैं? 2 आइलैंड। एक कौन सा है? बैरन। और एक कौन सा है? नारकोंदम। और बैरन के बारे में आपने क्या लिखा? बैरन के बारे में आपने ये लिखा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये हो गया कि अभी के समय अगर आप वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको लावा देखने को नहीं मिले, यानी कि उसमें आपको उद्गार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि नारकोंदम द्वीप की बात करेंगे तो ये एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। ये कैसा है? यह एक मृत ज्वालामुखी है।
ये कैसा है? यह एक मृत ज्वालामुखी है। और यदि आगे हम लोग और देखेंगे दोस्तों, तो इसके पूर्व में हम लोग और जाएंगे तो हमें 3 आइलैंड और देखने को मिलेंगे। कितने? 3 आइलैंड, 1 2 3। कितने द्वीप मैंने यहाँ पे लिखे हैं? 3। यदि इन 3 द्वीपों के मैं नाम यहाँ पे लिख दूँ तो इसे हम लोग कहते हैं रॉस आइलैंड। इसे क्या कहेंगे? रॉस द्वीप। रॉस द्वीप। इसे हम लोग कहते हैं नील द्वीप। और इसे कहते हैं हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप, ठीक है। रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग बात करें हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड और रॉस आइलैंड, इन तीनों द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए थे। कब? दिसंबर 2018 में। कब किए गए थे? दिसंबर 2018 में, ठीक है। तो ये 3 द्वीप हैं, इनके नाम चेंज हो चुके हैं। यदि हैवलॉक द्वीप की हम लोग बात करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हैवलॉक द्वीप समूह की, अगर हैवलॉक की बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप, इसे क्या कहते हैं? स्वराज द्वीप। रॉस आइलैंड की बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नील आइलैंड की बात करेंगे तो इसे दोस्तों कहते हैं शहीद द्वीप। इसे क्या कहते हैं? शहीद द्वीप, ठीक है। इनके नाम चेंज कब किए गए थे? नाम परिवर्तन किए गए थे दिसंबर 2018 में। भाई क्यों चेंज किए गए? क्या रीज़न हुआ? तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताने का प्रयास करूँगा कि 1942 से 45 के बीच में यदि बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। ये कब की बात है? द्वितीय विश्व युद्ध की। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यदि 42-45 की बात होगी तो अंडमान निकोबार के ऊपर किसका अधिकार था? जापान का अधिकार था। किसका अधिकार था? जापान का अधिकार था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। और हम लोग जानते हैं कि भारत पर किसका अधिकार था? अंग्रेज़ों का अधिकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था। जापान गवर्नमेंट या जापान और ब्रिटिश गवर्नमेंट का आपस में तालमेल बिल्कुल भी नहीं बनता था। तो उन्होंने ब्रिटिश के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने अंडमान निकोबार बुलाया और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गए तब जाके उन्होंने इन द्वीपों का नाम चेंज करने का विचार किया, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वीपों के नाम जो परिवर्तित नाम हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम लोग देखें तो यहीं पर हमें कुछ चैनल्स दिखाई देगी। अब चैनल्स क्या होती हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि हम लोग ग्रेट निकोबार के और आगे जाएंगे, तो यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं सुमात्रा। यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप किसका है? तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है। सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और लास्ट में न्यू गिनी, ठीक है। यदि इस साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चैनल्स दिखाई देगी। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगी? एक चैनल दिखाई देगी। चैनल कह लो या जल संधि कह लो, चैनल कह लो या जल संधि कह लो। और इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा ये होती है
कि दो भूखंडों के बीच में जल के सक्रिय मार्ग को हम लोग जलसंधि या चैनल कहते हैं। समझ रहे हो? इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ग्रेट चैनल। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल की यदि हम लोग बात करेंगे, किसकी? ग्रेट चैनल की। तो ग्रेट चैनल किसके और किसके मध्य में है? तो आप लोग क्या बोलोगे कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में है। भाई ग्रेट चैनल किसके और किसके बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य में है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 10 डिग्री चैनल मिलेगी, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर क्या मिलेगी? 10 डिग्री चैनल। किसके और किसके बीच में है? तो यदि ऊपर से आप देखोगे तो कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये क्या है? कार निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार। मतलब ऊपर यदि आप देखोगे तो ये अंडमान द्वीप समूह है, और नीचे देखोगे तो निकोबार द्वीप समूह है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में है। या फिर ये बोल सकते हो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के हैं, कार निकोबार के बीच में है। तो ये चीज़ें भी आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। यदि ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा डुंकन पास। यहाँ पर क्या मिलेगा? डुंकन पास। और डुंकन पास की यदि बात भी होगी तो किसके और किसके बीच में है? तो आप क्या बोलोगे कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिलेगी कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट। और कोको स्ट्रेट किसके और किसके बीच में है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। तो इस प्रकार से फिलहाल हमने बात किसकी की है? सिर्फ अंडमान और निकोबार की। किसकी बात की है? सिर्फ अंडमान और निकोबार की। और यहीं पे एक चीज़ हम लोग और लिख लेते हैं। क्या? अंडमान द्वीप के अंतर्गत यदि हम लोग द्वीपों की बात करेंगे, क्या लिखोगे? हम लोग दोस्तों ये लिखेंगे यहाँ पे कि अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 572 द्वीप है। कितने द्वीप हैं? कुल 572 द्वीप है, जिनमें से 36 द्वीपों पर, जिनमें से 36 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। समझ रहे हो? अब आप सोचोगे कि सर भारत के पास में कुल 247 द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार में 572 द्वीप। अरे भाई, अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह के रूप में कार्य करता है। समझ रहे हो? अंडमान निकोबार क्या है? एक द्वीप समूह के रूप में है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8,249 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन? अंडमान निकोबार। समझ रहे हो? तो ये एक द्वीप के रूप में है, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। उसके अंतर्गत यदि समूह की बात करोगे, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एक देश है लेकिन द्वीपों का एक समूह देश है। भाई बहुत सारे द्वीपों का एक देश है इंडोनेशिया। 13,000 द्वीप समूह, 13,000 से 15,000 के समथिंग इंडोनेशिया के पास में द्वीप है। तो अंडमान निकोबार के पास में 572 द्वीप है। 572 द्वीपों का एक समूह है। कौन? अंडमान और निकोबार। और 572 में से 36 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है? और भारत के पास में ये एक द्वीपीय समूह के रूप में है। तो भारत के पास में लीगली अगर बात करें तो 247 द्वीप हैं। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा ये। ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? तो ये किसकी बात होती है? सिर्फ अंडमान निकोबार की। भाई अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8,249 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तारित है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। आगे बढ़े यहाँ से। जब आगे बढ़ेंगे
तो चलो अंडमान निकोबार वाला मैटर यहाँ पर क्लियर होता है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि एक द्वीप हमें तमिलनाडु के दक्षिण में देखने को मिलेगा। यहाँ पे तमिलनाडु के दक्षिण में देखने को मिलेगा। इस द्वीप को हम लोग कहते हैं पम्बन द्वीप। क्या नाम बोला मैंने? पम्बन द्वीप। नाम क्या बोला? पम्बन द्वीप। मैं लिख देता हूं यहां पे पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप। तो पहले तो डायग्राम में हम लोग समझ लेते हैं कि पम्बन द्वीप की स्थिति क्या है, कहाँ है। तो हम लोगों ने कहाँ पे देखा? पम्बन द्वीप बंगाल की खाड़ी में। किसके टच में है? तमिलनाडु के टच में है। द्वीप का नाम क्या है? पम्बन द्वीप। इस पम्बन द्वीप के ऊपर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक मंदिर। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक मंदिर मिलेगा कुछ इस प्रकार से। इस मंदिर को हम लोग कहते हैं रामेश्वरम मंदिर। यदि इस तमिलनाडु से आपको रामेश्वरम जाना हो तो बीच में यदि आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक जलराशि। क्या मिलेगा? जलराशि मिलेगा। और यहाँ से इस आइलैंड पे जाना हो तो आपको 2 ब्रिज मिलेंगे। कितने ब्रिज मिलेंगे? 2 ब्रिज मिलेंगे। एक रेलवे ब्रिज है और एक सड़क ब्रिज है, यानी कि आप कार से भी जा सकते हो और ट्रेन से भी जा सकते हो। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है यदि आप ट्रेन से जाओगे। बहुत ही काफ़ी कम धीमी गति से चलती है वहाँ पे रेलगाड़ी, सागरों की लहरें आती है। समझ रहे हो? तो द्वीप का नाम क्या है? पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप के ऊपर कौन है? एक मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है? रामेश्वरम। इस रामेश्वरम मंदिर की उपस्थिति के कारण ही इस पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। और इस पम्बन द्वीप के दक्षिण में यहाँ पे देखोगे तो हमें मिलेगी धनुषकोटि, और इस धनुषकोटि से ही राम सेतु शुरू होता है। इस धनुषकोटि से ही क्या होता है? शुरू राम सेतु। और ये राम सेतु कहाँ पे जाता है? एक आइलैंड तक जाता है दोस्तों। एक आइलैंड तक जाता है। इसका नाम है तलैया मन्नार। और तलैया मन्नार पे अधिकार है किसका? श्रीलंका का। यानी कि यदि हम लोग पम्बन द्वीप को यहाँ पर डीपली देखने का प्रयास करें तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस प्रकार से एक द्वीप है। द्वीप का नाम है पम्बन द्वीप। इस प्रकार से क्या है? एक द्वीप है और द्वीप का नाम क्या लिखा हम लोगों ने? पम्बन द्वीप। ठीक है। इस पम्बन द्वीप पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? एक मंदिर। भाई यहाँ पे क्या देखा? मंदिर। मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर। और पम्बन के दक्षिण में यहाँ पे क्या देखा? धनुषकोटि। धनुषकोटि। और धनुषकोटि से ही क्या शुरू किया? राम सेतु। भाई ये क्या है? राम सेतु। और राम सेतु गया कहाँ तक? एक आइलैंड तक जिसका नाम है तलैया मन्नार। तलैया मन्नार। लेकिन तलैया मन्नार पे अधिकार किसका है? श्रीलंका का। तलैया मन्नार पे अधिकार किसका है? श्रीलंका का। तो पम्बन द्वीप के बारे में हमें क्या क्या जानकारी याद रखनी है कि भाई पम्बन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु के अधिकार में है। बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के अधिकार में है। पम्बन द्वीप के उत्तर में यदि देखेंगे तो हमें एक मंदिर नज़र आएगा जिसका नाम है रामेश्वरम मंदिर। ठीक है, रामेश्वरम मंदिर। और रामेश्वरम मंदिर की उपस्थिति के कारण ही पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। और पम्बन द्वीप के दक्षिण में क्या है? धनुषकोटि है। और धनुषकोटि से क्या शुरू होता है? राम सेतु शुरू होता है। और राम सेतु कहाँ तक जाता है? तलैया मन्नार तक जाता है। और तलैया मन्नार पे अधिकार किसका है?
श्रीलंका का अधिकार है। तो यहाँ तक हमें ये बातें क्लियर होनी ज़रूरी है। तो चलो ये तो बात होती दोस्तों पम्बन द्वीप के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर हमें मिलेगी एक झील। क्या मिली? एक झील मिली। इस झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। इस झील के अंदर यहाँ पे हमें मिलेगा एक द्वीप। इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। और इस द्वीप के ऊपर, इस द्वीप के ऊपर यहाँ पर हमें मिलेगी एक बिल्डिंग। एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। इस बिल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इस बिल्डिंग को हम लोग कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये इसरो का एक केंद्र है या एक भवन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यहाँ से हम लोग रॉकेट्स का प्रक्षेपण करते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान। यहाँ के लिए जिन भी सैटेलाइट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जिन भी रॉकेट्स का यूज़ करते हैं, तो उनकी लॉन्चिंग हम लोग यहीं से करते हैं। कहाँ से? श्रीहरिकोटा द्वीप से। तो लिखना क्या इसमें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है, झील का नाम पुलिकट झील है। उसके अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, और उसके ऊपर बना है एक भवन जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब हम इसको जूम करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं? जूम करके देख लेते हैं। तो ये तो पम्बन द्वीप की बात होती है, पम्बन द्वीप की बात हो गई। अगला द्वीप यदि हम लोग देखें तो क्या नाम है दोस्तों? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि हमें नज़र आई एक झील। हमें क्या नज़र आई? एक झील। इस झील के अंदर क्या है? एक द्वीप है। इस झील के अंदर क्या है? एक द्वीप है। तो पहले तो मैंने बना दी ये झील, ये मैंने क्या बना दी? एक झील। हालांकि ये एक लैगून झील है, समुद्र का जल भी इससे टच में आता है, ठीक है ना। तो झील का नाम पहले तो हम लोग लिख देते हैं कि झील को हम लोग कहते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील, ठीक है। सीमा की यदि बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो द्वीप है इसके अंदर, इस द्वीप को हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर हमें नजर आएगा एक भवन, एक बिल्डिंग। ये क्या है? एक भवन। भवन का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किसका? इसरो का। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना। और यहाँ से होता क्या है? तो यहाँ से होता है रॉकेट्स का प्रक्षेपण। क्या होता है? रॉकेट्स का प्रक्षेपण होता है। रॉकेट्स का प्रक्षेपण होता है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है ना। और यदि आधिकारिक रूप से हम लोग बात करें तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किसके अंतर्गत जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जाएगा। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या देखा? पम्बन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। पम्बन द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके अलावा अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह। ठीक है, यदि आगे हम लोग बात करें दोस्तों, इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो कंडीशंस ये होगी कि उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में एक नदी मिलेगी आपको। उड़ीसा में क्या मिलेगी? एक नदी बहती हुई मिलेगी इस प्रकार से। इस नदी को हम लोग कहते हैं ब्राह्मणी नदी। मोहना कहाँ पे बना रही है? उड़ीसा के तट पे, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। और इस नदी के मुहाने पर हमें मिलेगा एक द्वीप यहाँ पे, यानी कि उड़ीसा के तट पे हमें ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप मिलेगा। इस द्वीप को हम लोग कहते हैं व्हीलर द्वीप। क्या नाम बोला मैंने इसका? व्हीलर द्वीप। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे वो भी देख लो। द्वीप का नाम क्या? व्हीलर द्वीप। तो पहले तो हम लोग नदी बना लेते हैं जिस प्रकार से हम लोगों ने उड़ीसा के अंतर्गत बनाई है। तो ये हम लोगों ने बनाई थी एक नदी। नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। भाई नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। और इस ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पे एक द्वीप नज़र आया। द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। इसी को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये जानकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इस व्हीलर द्वीप से किसका प्रक्षेपण होता है? तो यहाँ से दोस्तों मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। किसका प्रक्षेपण होता है? मिसाइलों का प्रक्षेपण होता है। भाई पहले तो इसको व्हीलर द्वीप ही कहते थे। पहले क्या कहते थे? व्हीलर द्वीप। लेकिन अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखने का रीज़न, क्योंकि यहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण ऑलरेडी हो रहा था। और आप लोग जानते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो व्हीलर द्वीप के बारे में आपको क्या कंडीशंस रहेगी कि है कहाँ पे? उड़ीसा में एक नदी बहती है। उड़ीसा में एक रिवर बहती है। नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन से है? व्हीलर द्वीप। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग द्वीपों की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो आप लोग बखूबी जानोगे यहाँ पर कि एक रिवर आपको चाइना वाले रीजन से होते हुए इस प्रकार से आएगी। इस नदी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी प्रकार से उत्तराखंड वाले रीजन से भारत में बहते हुए एक नदी आएगी जिसका नाम है गंगा नदी। लास्ट स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पे चली गई? बांग्लादेश में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यदि इस प्रकार से ये नदी कंटिन्यू पश्चिम बंगाल से बाहर निकलकर बांग्लादेश में चली जाएगी तो क्या पश्चिम बंगाल में दक्षिण के लोगों को पानी मिलेगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में इस रिवर पर यहाँ पे बना दिया एक बैराज। क्या बना दिया? एक बैराज बना दिया। और इस बैराज से एक नहर के रूप में नदी की धारा को डाइवर्ट कर दिया। ये देखो, ताकि पश्चिम बंगाल में दक्षिण के लोगों को भी पानी की आपूर्ति की जा सके। इस नहर के रूप में जिस नदी को डाइवर्ट किया गया है, इस नदी को हम लोग कहते हैं हुगली नदी। क्या कहेंगे? हुगली नदी। और इस हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल के तट पर हमें दो द्वीप देखने को मिलेंगे। कितने द्वीप? दो द्वीप। एक का नाम है गंगा सागर और एक का नाम है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, द्वीपों के नाम में दोस्तों यहीं पर लिख देता हूं। एक का नाम क्या है? गंगा सागर। और एक का नाम है न्यू मूर द्वीप। पूरी प्रोसेस को एक बार समझने का प्रयास करना। यहाँ पे पूरी प्रोसेस को एक बार समझने का प्रयास करना कि भाई हमें पता है कि उत्तराखंड से रिवर कौन सी निकली है? गंगा नदी। पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में गई
और पश्चिम बंगाल में इस रिवर पर बना हुआ है एक बैराज। इस बैराज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस बैराज को हम लोग कहते हैं फरक्का बैराज। बैराज का नाम क्या है? फरक्का बैराज। इस फरक्का बैराज से जिस नहर के रूप में नदी की धारा को डाइवर्ट किया गया है, इस नदी को हम लोग कहते हैं हुगली नदी। क्या कहेंगे? हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में दो द्वीप हमें देखने को मिलेंगे। एक का नाम है गंगा सागर और एक का नाम है न्यू मूर द्वीप। क्लियर? यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अरब सागर में हमें मिलेगा देखने को एक द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। यहां पे अरब सागर में। नाम में लिख देता हूं दोस्तों यहीं पे, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की काफ़ी विशेषताएं हैं, तो आप एक बार इसकी लोकेशन को देख लीजिए कि है कहाँ पे। अरब सागर में है। नाम क्या है? लक्षद्वीप। चूँकि अरब सागर चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं, लक्षद्वीप को हम लोग यहाँ पर अलग से समझने का प्रयास करते हैं। किसकी बात हो रही है? लक्षद्वीप की। तो ये मैंने बना दिया कुछ द्वीप, नाम लिख दिया लक्षद्वीप। सबसे पहला पॉइंट यदि हम लोग यहाँ पर लिखें तो ये है कहाँ पर, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर बंगाल की खाड़ी में है। सॉरी, है कहाँ पे? ये अरब सागर में है। भाई इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो अरब सागर में। सेकेंड पॉइंट में यदि लिखें तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यदि क्षेत्रफल की बात भी करें तो 32 वर्ग किलोमीटर है, और जो 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात करें, 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो मात्र 64,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। राजधानी क्या है? कवरत्ती है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या की यदि बात करें, कुल द्वीपों की संख्या तो वो कितनी है दोस्तों? 36 हैं। यानी कि 36 द्वीप इस लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और सबसे खासियत बात यह है कि इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रवाल द्वीप। अब ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? भाई ये प्रवाल द्वीप क्या होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड राज्य है, और क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व में यदि आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ करके एक प्रवाल भित्ति नज़र आएगी। और उस प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे हुआ है? सेम प्रोसेस कहाँ पर आती है? लक्षद्वीप में आती है। कैसे? सेम प्रोसेस में लक्षद्वीप की यदि बात करेंगे तो कंडीशंस क्या होगी? उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये यदि सागर या महासागर हैं, भाई ये क्या है? महासागरीय जल है। ये क्या है? महासागरीय जल है। मैं लिख देता हूं यहां पे, महासागरीय जल। और इस महासागरीय जल में कुछ सीप के रूप में हमें घोंघा जीव मिलेंगे, जिन्हें हम लोग प्रवाल जीव भी कहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से क्या मिलेंगे? कुछ जीव मिलेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रवाल जीव। क्या कहेंगे? प्रवाल जीव। इन प्रवाल जीव की जो खोल होती है, क्या होती है? खोल, वो किसकी बनी होती है?
तो वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। भाई प्रवाल जीव है समुद्र के अंदर, खोल किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और इन प्रवाल जीवों का यदि हम लोग बात करें भोजन, इन प्रवाल जीवों का भोजन, तो भोजन भी क्या होता है? चूना होता है। भोजन क्या होता है? चूना होता है। भाई प्रवाल जीव है जो खोल बनी है, वो खोल भी किसकी बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट की। भोजन भी क्या है? चूना। जीवन काल क्या होगा? तो इन प्रवाल जीवों का यदि हम लोग यहाँ पर बात कर लें जीवन काल, क्या बात कर लें? जीवन काल बहुत कम होता है। जीवन काल क्या है? बहुत कम है। यानी कि यदि एक प्रवाल जीव मर जाता है और उस जीव की खोल को, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उसे यदि कोई दूसरा प्रवाल जीव खाने के लिए जाता है तो उस पूरी खोल को वो खा भी नहीं पाएगा और उसकी भी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो कंडीशन ये होती है कि इस मरे हुए प्रवाल जीव की खोल के ऊपर कोई दूसरा प्रवाल जीव आएगा और वो उसे खाएगा, खाते खाते मर जाएगा। और जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रवाल जीवों की एक लेयर खोल के रूप में इस सी लेवल की क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। और जब ये बाहर हो जाएगी तो हर एक प्रवाल जीव की एक परत एक दूसरे के ऊपर एक दबाव डालेगी। दबाव डालने के परिणाम स्वरूप वो किस रूप में तब्दील हो जाएगी? एक चट्टान के रूप में। चट्टान का विखंडन होगा तो वहाँ पे मृदा का निर्माण होगा और प्राकृतिक कारणों से उस चट्टान के ऊपर जो मृदा निर्मित हुई है, उस मृदा के द्वारा वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियों का निर्माण होगा। और उस पेड़ पौधे और वनस्पति रूपी आइलैंड को या भूखंड को आप क्या कहोगे? एक द्वीप कहोगे। तो इस द्वीप का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल जीवों से। इसीलिए इस लक्षद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं। क्लियर? यहां तक का मैटर क्लियर हो गया। तो लक्षद्वीप भी आपका दोस्तों यहां पर क्लियर हो चुका है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी? यहां से हम लोग आगे जाएंगे तो गुजरात में हमें 2 द्वीप पढ़ना है। कितने? 2 द्वीप। कौन कौन से? गुजरात के तट पे दोस्तों हमें 2 द्वीप देखना है। एक का नाम है आलिया बेट। एक का नाम क्या है? आलिया बेट। और एक का नाम है कड़िया बेट। आलिया बेट और कड़िया बेट दोनों द्वीप कहाँ पर हैं? गुजरात में है। इसके अलावा एक अंतिम द्वीप हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एक द्वीप है जिसका नाम है सालसेट। भाई महाराष्ट्र में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट। मैं लिख देता हूं यहां पे, सालसेट द्वीप। और इस सालसेट द्वीप के ऊपर ही कौन बसा है? मुंबई शहर। मैंने येलो कलर में एक शहर बनाया वहाँ पे जिसका नाम क्या है? मुंबई शहर। जिस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप के ऊपर बसा हुआ है, इसी प्रकार से सालसेट द्वीप के ऊपर कौन बसा है? मुंबई शहर बसा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हम लोग भारत के द्वीपों की बात करेंगे तो इन सभी द्वीपों को आपको इसी क्रम में इतने डीप में पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोग जियोग्राफी के अंतर्गत इसी प्रकार की सीरीज़ लेक्चर्स के माध्यम से आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप लोग भी पढ़कर प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाकर अपनी आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं आगे एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।